तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा क्लास में होने वाला है, हमने उत्तल दर्पण को पढ़ा दिया था, आज हमने पढ़ाने वाला है अवतल दर्पण को। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो में मतलब कि बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक के। बहुत ही आपको मतलब कि बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और बहुत ही मतलब कि बेहतरीन ढंग से समझाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको, इसीलिए इस वीडियो को मतलब मिस नहीं करना है। तो शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिएगा। और ये आज हमारा जो टॉपिक जो होने वाला है ना, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के बारे में होने वाला। ठीक है। आज हम इस वीडियो में मतलब कि अवतल दर्पण को जो है ना इस प्रकार से बतलाऊंगा कि अवतल दर्पण के अंदर से जो है ना एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिस होने वाला नहीं है, मतलब कि छूटने वाला नहीं है। तो आइए आप इस क्लास को जो है ना देखना ना भूले, तो शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिएगा। और इस क्लास में एक भी सवाल जो अवतल दर्पण से आएगा, आप पढ़ने के बाद जो अनुमान लगाना, एक भी सवाल नहीं छूट सकता उससे। ठीक है ना। मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूं। ठीक है ना। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है। जैसे बहुत सारा कंफ्यूज इसमें आता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है। हमने उत्तल दर्पण को पढ़ा चुका। अगर आपने उत्तल दर्पण नहीं देखा है ना, तो जाइए, मेरे एक चैनल है यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैथ जागरण है, उस पर जाइए। हालांकि फेसबुक पर भी अवेलेबल है ये चीज। ठीक है ना। तो आप दोनों जगह पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए, तो अवतल दर्पण का मतलब होता है कि आप उससे परिभाषा पूछेगा कि बताइए कि हम अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप उसे कैसे परिभाषित कर सकते हो। ठीक है। कहीं ना किसी को मतलब पहचाने कुछ ना कुछ, तो कुछ उसका रूल नियम होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है, हम बोलेंगे कि वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ हो और प्रवर्तक सतह मतलब कि धंसा हुआ। प्रवर्तक सतह मतलब कि भीतरी सतह जो है धंसा हुआ होगा और बाहर के सतह जो है पेंट किया हुआ होगा। इसका मतलब हम समझेंगे कौन सा दर्पण है हमारा, तो अवतल दर्पण है। बात समझ में आ गया ना। कैसे बोलेंगे हम, तो बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह रजित किया हुआ। रजित का मतलब होता है मेरे भाई मेरे दोस्त रंगा हुआ। ठीक है। और जहां से प्रकाश जो है परिवर्तन करता है उसको प्रवर्तक सतह कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो जिसकी भीतरी सतह, भीतरी कहने का मतलब जो उसके अंदर वाला जो सतह जो होगा ना, भीतर वाला सतह वो धसल होगा और बाहरी सतह जो होगा ना मतलब कि पेंट किया हुआ होगा। बात समझ में आ गया ना। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, हम इस दर्पण के माध्यम से समझाते हैं आपको। ठीक है ना। यहाँ पर एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, ये मेरा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ठीक है। तो ये हमारा जो दर्पण जो है अवतल दर्पण है। ठीक है ना। हम इसको लिख देते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो आप कहोगे अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे भाई? कहोगे अवतल दर्पण है। फिर से ध्यान से समझिए एकदम। ठीक है ना। एकदम माइंड जो सेंट्रेशन होना चाहिए यहीं पर बोर्ड के पास होना चाहिए। तो देखिए, एम और एन मेरा एक दर्पण है। ठीक है ना। जिसमें जो है देखिए, ई हो गया, इस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया अंदर और इस साइड में हो गया बाहर। तो देखिए ऐसे ऐसे जो हम किए हैं ना, इसका मतलब है कि रंगा हुआ है। क्या किया हुआ है? रंगा हुआ है। तो जिसका जो है ना बाहरी सतह रंगा हुआ, देखिए बाहरी सतह रंगा हुआ है ना। सवाल में पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जिस दर्पण का जो है ना बाहरी सतह रंगा हुआ होता है उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, तो कहिएगा अवतल दर्पण। ठीक है। और ये अंदर वाला जो देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला, देखिए ये अंदर वाला जो पॉइंट जो है, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं ना प्रवर्तक सतह। कहने का मतलब है कि प्रकाश परिवर्तन यहीं से करेगा। ठीक है ना। बात समझ में आ गया ना। तो अंदर कहने का मतलब भीतर, तो भीतरी सतह जो है परिवर्तक होगा और बाहरी सतह रंगा हुआ होगा। तो आप बोल देना कि अवतल दर्पण है। ठीक है। तो हम जो ऐसे जो किए हैं, ये हमारा रंगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा अवतल दर्पण है। इधर से प्रकाश परिवर्तक करेगा, अंदर से मतलब भीतर से परिवर्तक करेगा। भीतरी सतह मतलब क्या चीज हो, परिवर्तक करता, भीतरी सतह क्या चीज हो, धांसा हो। देखिए भीतरी सतह धांसा भी कहेगा और भीतरी सतह कहेगा कि परिवर्तक हो। ठीक है ना। तो उसको हम कौन सा दर्पण कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा अवतल दर्पण कह देंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। आखिर इसमें जो है इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, पी क्या कहा, पी क्या चीज है, एफ क्या चीज है, सी क्या चीज है। ठीक है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, दोनों दर्पण में जो है ये नियम को फॉलो करता है कि उसमें पी होगा, उसमें एफ होगा, उसमें सी होगा। अब इसका मतलब क्या होता है हम उसको समझेंगे बारी बारी से। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले समझिए, देखिए हमने जो एक लाइन जो यहाँ से खींचा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए नीचे हम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, इसके बराबर हम नीचे भी लाइन खींचे हैं। तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। इसी को कहा जाता है, दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। ठीक है ना। मुख्य अक्ष या फिर इसी का दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। समझ में आ गया। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी बिंदुओं होते हैं, ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, सब के सब किस पर होता है, तो मुख्य फोकस पर होता है, मतलब कि मुख्य अक्ष पर होता है, मतलब कि प्रधान अक्ष पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। और पी जो है, देखिए ये मेरा दर्पण है, ये दर्पण है ना, तो ये दर्पण के बीचों बीच है। ठीक है। तो पूछेगा कि दर्पण के बीचों बीच वाला जो बिंदु जो होता है, मतलब कि जो मध्य बिंदु जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि दर्पण का जो मध्य बिंदु जो होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और इसी
इसलिए हम इसको P से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया ना कि दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर चर्चा नहीं किया है कि दर्पण जो है अवतल है कि उत्तल है, तो आप दोनों के लिए याद कर लीजिए कि अवतल और उत्तल दोनों के लिए जो है ना, मतलब कि दोनों के मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? हाँ, अवतल दर्पण के ही मध्य बिंदु को और उत्तल दर्पण के ही मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे, जिसे हम क्या से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल खत्म हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। उसके हम आगे जैसे हम बढ़ेंगे, आगे कहने का मतलब बाईं ओर, जैसे ही हम बाईं ओर बढ़ेंगे तो ध्रुव के बाद जो है देखने के लिए मिलता है हम लोग को फोकस, ठीक है। फोकस को हम लोग फोकस ही कहते हैं, ठीक है ना। तो फोकस को हम लोग F से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं मेरे भाई? F से सूचित करते हैं। ध्रुव से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद जो है दूसरा बिंदु हमारा फोकस होता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फोकस को हम लोग F से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया ना। आगे चलिए, देखिए ध्रुव के बाद हम बढ़े तो फोकस, फोकस के बाद हम बढ़ेंगे तो कर्वेचर, मतलब किसको हम बोलते हैं? वक्रता केंद्र। कर्वेचर क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। सी का जो है कर्वेचर, इसका पहला अक्षर जो है सी है, इसीलिए हम लोग सी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी सी लिखा हुआ होगा इसका मतलब समझिएगा वो वक्रता केंद्र को इंडिकेट कर रहा है, वक्रता केंद्र को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो पहला बिंदु ध्रुव, दूसरा बिंदु फोकस, तीसरा बिंदु वक्रता केंद्र। अब इन तीनों जगह पे इन तीनों के बीच में कहीं पर आप वस्तु रख सकते हैं और रखने के बाद जो है ना आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आ गया होगा, ठीक है ना। कि जेकर बाहरी सतह रंगा हुआ हो अवतल कहलाएगा, ठीक है। जिसकी भीतरी सतह धंसा हुआ हो अवतल कहलाएगा, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल कहलाएगा। बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से इसे भी सवाल पूछेगा कि बताइए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कौन सा बिंदु होता है, क्या होता है? तब कहिएगा फोकस होती है। क्या होती है? फोकस होती है। बात समझ में आ गया ना। अब चलिए, अब यहाँ से होगा थोड़ा सा टांडा कुछ, ठीक है ना। अब हम यहाँ से बहुत ही और फैंटास्टिक तरीके से बताने वाले हैं। अगर आपको मेरे भाई मेरे दोस्त अगर ये वाला समझ में आ गया होगा ना, तो आपको ये वाला समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मुझ पे यकीन करना, मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है ना, कि बिल्कुल आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और मैं ज्यादा जो है ना बकवास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ताकि जो है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे ना, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक गिरे, आप मेरे वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा कि देखिए पॉइंट नंबर हम पॉइंट टू पॉइंट समझा दें, इसलिए हम समझा दिए हैं कि हम पूरा हम बोर्ड भर नहीं दे और आकर के जो है ना फलना ठेकाना खाली हम समझा देंगे, उसका से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, हम तब ध्यान से देखिएगा और पेन और कॉपी के माध्यम से पूरे को नोट कर लीजिएगा। यकीन रखिएगा इससे बाहर आपको एक भी सवाल देखने के लिए नहीं मिलेगा अवतल दर्पण के अंदर से, पक्का हम पूरी गारंटी लेते हैं एकदम, ठीक है ना। पहला पॉइंट है मेरे भाई कि प्रवर्तक सतह धंसा होता है, किसका? अवतल दर्पण के। कहेगा कि जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो आप कहिएगा मेरे भाई कि अवतल दर्पण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। कौन सा दर्पण कहते हैं? तो कहिएगा कि अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि बाहरी सतह रंगा हो। देखिए अभी हम बताए ना कि जेकर बाहर के सतह रंगा हुआ हो, तो जेकर बाहर के सतह रंगा हुआ होगा मेरे दोस्त, तो कौची कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया कि बाहरी सतह अगर रंगा होगा तो कौची कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए हम पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि F बराबर R/2 है। अब कहेगा कि F है क्या? तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि F जो है सो फोकस है। F क्या चीज है? फोकस है, ठीक है। और R क्या चीज है? R को मतलब रेडियस बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो R का मतलब रेडियस होता है और रेडियस को ही बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे समझा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए F बराबर R/2 क्या है? तो कहेगा कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आप कहेगा आधी होती है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण पर फोकस है तो यहाँ पर F, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी R का मतलब वक्रता त्रिज्या, यही ना है। R का मतलब सॉरी R का मतलब जो त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। तो R का मतलब त्रिज्या हो गया, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं F बराबर R/2 होती है। ये वक्रता त्रिज्या कैसे कहलाया, ठीक है ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी जो होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे इसको मतलब फिर क्या कह रहा है कि F बराबर R/2, जहां F का मतलब होता है फोकस, क्या होता है? फोकस होता है, और R का मतलब होता है रेडियस, मतलब कि वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। आप यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि F बराबर R/2 जो होता है ना मेरे दोस्त, दोनों दर्पण के लिए होता है, उत्तल दर्पण हो चाहे तो अवतल दर्पण हो, ठीक है ना। अगर आपको फोकस निकालना है तो आप क्या कीजिए? वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग
भाग दे दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम 2 से भाग दे रहे हैं ना, वक्रता त्रिज्या में, मतलब कि त्रिज्या में, ठीक है। अगर आपको त्रिज्या निकालना होता तो कुछ भी नहीं करते, तीछा तीछे गुना कर देते, तो 2 से f में गुना करेंगे 2f। इसका मतलब है कि जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, फोकस पूछेगा तो आधा कर दीजिए। और अगर आपसे त्रिज्या फोकस पूछ रहा है, ठीक है ना, त्रिज्या दिया हुआ तो आधा कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको फोकस दिया हुआ है, त्रिज्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 2 गुना कर देना है। त्रिज्या पूछेगा तो 2 गुना और फोकस पूछेगा तो आधा कर देना है, बस इतना आपको करना है, बस इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आगे आइए, कहेगा कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण को। क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि फैली हुई बाहर से आई हुई प्रकाश के फैली किरणें, ठीक है, दर्पण पर पड़ने का उसको अभिसारित कर देता है। अभिसारित कहने का मतलब एक बिंदु पर ऑब्जर्व कर देता है, जमा कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। किसको? अवतल दर्पण को। प्रकाश बाहर से फैला लावेगा तो प्रकाश को लाइए, अवतल दर्पण पर पढ़ाइए, वो एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाएगा, मतलब एक बिंदु पर, मतलब उसको अभिसारित कर देता है, जमा कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गया? कौन सा दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, तो कहेगा अवतल दर्पण। या फिर सवाल यहां से ऐसे पूछेगा मेरे भाई कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण। या फिर कहेगा कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण को कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? बिल्कुल आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 कहता है, पूछेगा इसमें बताइए प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, मैं आपको ये भी चीज बतलाऊंगा कि वस्तु को कहां कहां पर रखने से प्रतिबिंब उसकी कैसी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के आऊंगा और पूरी बातों को हमने समझाने का काम करूंगा कि कहां पर वस्तु को अगर हम रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब हम उसको पूरी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कि नेचर के बारे में हम चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो होती है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, सीधा और बड़ा और आभासी, कभी कभी आभासी भी बनता है। बात समझ में आ गया ना? इसका मतलब है पूछेगा ना कि बताइए किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी को ही बोलते हैं हम लोग काल्पनिक, ठीक है ना। आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। तो कहेगा कि किस दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, तो आप कहिएगा, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण में। किस दर्पण में मेरे भाई? अवतल दर्पण में। तो आभासी को ही कहा जाता है काल्पनिक। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि दर्पण 2 प्रकार का होता है ना, एक अवतल दर्पण और एक वास्तविक दर्पण और एक आभासी दर्पण। प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनता है ना, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में बनता है, ठीक है ना, मतलब दोनों बनता है। किसमें? तो आप कहिएगा अवतल दर्पण में, ठीक है। देखिए यहाँ किसमें? अवतल दर्पण में। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है और सीधा वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, और इसमें कभी कभी आभासी बनता है। इसीलिए आभासी और वास्तविक दोनों किसमें बनता है, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण में बनता है। लेकिन कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आइए इसका उपयोग जो है, कहेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आपको इसको बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है। किसी भी हाल में जो है इस सवाल को याद करके रखना ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि उपयोग क्या कहां कहां पर करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है मुख्यतः कहां कहां पर की जाती है, तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना, गाड़ी की हेडलाइट कहने का मतलब आगे, हेडलाइट कहने का मतलब आगे, कहीं कहीं पर लिखेगा ना कि अग्रदीप में जो है, अग्रदीप कहने का मतलब जो है गाड़ी के जो आगे वाला जो होता है ना लाइट, ठीक है ना, उसमें कौन सा दर्पण होता है, मतलब कि आप कहिएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो अग्रदीप जहां पर भी लिखा हुआ रहेगा अग्रदीप पे, ठीक है ना, तो आप समझिएगा क्या चीज वहां बोल रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट दोनों में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में। कहता है कि इसका उपयोग जो है रोगियों के नाक जब डॉक्टर के पास जाओगे ना, किसी प्रकार की समस्या होती है नाक कान गला आदि में, तो यहाँ पर जो है कौन सा दर्पण से यूज करता है, वो अवतल दर्पण। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो है ना उसको हम क्या करना है, जहां पर बीमारी है उसको भाग को देखना है, और प्रकाश को वहां पर मारता है, एकदम केंद्रित होकर के जाता है, अभिसारित करता है उसको, मतलब जमा करता है, और एक किरण वहां से गुजारेगा, ठीक है ना। अब पता चलता है कि उसके नाक में, उसके कान, उसके गला में कौन सी समस्या है कि नहीं है, आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो रोगी के नाक कान दांत आदि को चेक करने में, देखने में जो है चिकित्सक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिखेगा कि बताइए चिकित्सक के रूप में जो है, चिकित्सक के क्षेत्र में जो है, चिकित्सक के रूप में, ठीक है, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण। या फिर लिखेगा कि डॉक्टरों के द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि सौर भट्टियों में, क्या चीज में? सौर भट्टियों में। सौर भट्टी कहने का मतलब जहां पर सौर ऊर्जा जो होती है ना, ठीक है ना, उस जो लगा हुआ जो होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है सौर भट्टी में, तो कहिएगा अवतल दर्पण
होता है, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो इसका इतना सारा उपयोग था और इन सभी उपयोगों से मतलब ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर हम 7 यहाँ पर देखते हैं, कहेगा कि इसका फोकस दूरी क्या होती है, मतलब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तो होता था धनात्मक, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होगा, तो आप कहिएगा ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ गया ना। तो आज के हमारे क्लास में इस प्रकार का सारे पॉइंट थे, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के बारे में। अब देखिएगा, ठीक है ना, अगर सवाल आएगा ना एग्जाम में आएगा, चाहे कहीं पर अगर आप टेस्ट लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक है ना, तो अवतल दर्पण से के अंदर से अगर एक भी सवाल आएगा ना, मतलब जो भी सवाल आएगा तो उससे छूटने वाला नहीं है। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा अवतल दर्पण से रिलेटेड ही, कि वस्तु को हम कहाँ वस्तु को किस जगह पर हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा फिर सीधा बनेगा। तो हम ठीक इसी प्रकार से एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो मतलब कि दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक इतना ही, जय हिंद।